ये लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं इसलिए फिल्म में जा रहा है और उनको सबको लग रहा है कि हीरो बनने जा रहा है। एडिटिंग तो आज भी मैं नहीं बता सकता। मैं एक दोस्त मेरा रास्ते में मिल गया, बोला रुको रुको यार कहाँ तुम बड़े दिन बाद यार बैठे हो, यार क्लास जा रहे हैं। तो बोला क्या, मैं फिल्म एडिटिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। बोला हमको पता है फिल्म एडिटिंग क्या होती है। कहता है क्या होता है, जब शूटिंग होती है ना तो पूरी दुनिया के देखने लगती है, तुम लोग एडिटिंग उनको हटा देते हो। मुंबई में कैसे आपको भी, जैसे छोटे शहर से जब भी आदमी जाता है तो थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है। आसान तो नहीं होता है। वो सोच लो कि अब चाहे जो होगा यहीं रहूंगा ऐसे की तैसी, तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ क्रैक होगा। अब ये चीज देखें, राजनीति भी क्या है, वो गया नेता उसका बेटा बनेगा। वहां पे हम नहीं कंप्लेंट करते हैं, सारी हम फिल्म लाइन में करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, चाहे अंबानी का भी है, उन्होंने क्या किसी और को बनाया कैसे, अपने बेटों को तो बनाया। जब मैं एडिट करता हूँ अपना ही काम कभी किया तो ऑब्वियस याद आता है यार ये थोड़ा सा लेफ्ट ले लेते। तो वो क्या लर्निंग होती है कि आपने इसको किया और आपने सोचा कि मैंने क्यों गलती की। लेकिन छोटे शहर के आदमी को ये लगता है उसका एक बड़ी क्राइसिस है, वो बड़े शहर में जाके 1 करोड़ खर्च कर सकेगा, लेकिन छोटे शहर में 25,000 देने में रोएगा। दर्शकों नमस्कार। आपने एक टूल जरूर देखा होगा जिससे हम कई तरह के काम एक साथ कर लेते हैं। एक तरह का एक स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे हम कई तरह के स्क्रू खोल लेते हैं, अलग अलग साइज के। उसमें बॉडी तो एक होती है परंतु अटैचमेंट्स होते हैं कई तरह के। हमें जब जैसी जरूरत होती है हम वैसे ही अटैचमेंट का उपयोग करके अपना काम निकाल लेते हैं। आज हमारे साथ इंसान के रूप में एक ऐसे ही ऑल इन वन टूल है जो मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं और मनोभावों को लेखनी में जब पिरोते हैं तो एक बेहतरीन कृति पूरी लिख जाती है। जब बात आती है कम शब्दों और समय में एक मैसेज की या मैसेज देने की या बात कहनी होती है कोई भी, तो टाटा स्काई, अल्ट्राटेक, जेके मैक्स, मैगी, फ्लिपकार्ट जैसे 100 से अधिक एड फिल्म्स और इंसानी जज्बातों को उधेड़ती इतवार जैसी शॉर्ट फिल्म बन जाती हैं। और जब कभी बात आती है किसी बड़ी फिल्म के अलग अलग बिखरे हुए फुटेज को एक सूत्र में पिरोकर उसे गति, अर्थ और संवेदनाएं देने की, तो साहब, बीबी और गैंगस्टर जैसी फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा विज्ञापन जगत के एक जाने पहचाने नाम राहुल श्रीवास्तव की, जिन्हें लोग राहुल दद्दा भी कहते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हम शुरुआत यहां से करेंगे कि आप अपने दद्दा निकनेम के बारे में बताइए कि आपके नाम के साथ दद्दा कैसे जुड़ा। क्या वो, मैं हूँ इलाहाबाद प्रयागराज का, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि जो बड़ा भाई है उसको दद्दा बुलाते हैं। अच्छा। तो क्या हुआ कि जब आपको याद होगा USA.net पहला जब आया था ईमेल आईडी, तो श्रीवास्तव जा चुका था। तो मैंने कहा लो दद्दा लगा देते हैं और USA.net की मुझे आईडी मिल गई। अब उस आईडी के साथ जब फिल्म इंस्टीट्यूट पूना पहुंचा तो हर इंस्टीट्यूट में होता है निक नेम देने की आदत होती है, आप देखेंगे होता है ना। बिल्कुल, हॉस्टलर्स में होता है ज्यादा। और मोहल्ले के भी दोस्त होते हैं, कोई टिंगू, मिंगू, चिंगू, बबलू, पिंटू बनाता ही है। जी जी तो जी। उनको आईडी उन्होंने पढ़ी, उनका इसका नाम दद्दा सही रहेगा। तो बस वो दद्दा से डड्डा हो गया, क्योंकि बॉम्बे है, अंग्रेजी का भूत है, तो बस वो दद्दा का इतना कहानी इतनी थी। अच्छा, इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपका बचपन बीता, वहीं पर गलियों में खेलते हुए, उस समय का जो उपयोग है वो आज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका रही? मतलब जो बचपन था आपका, उसने आपके आज में क्या भूमिका निभाई? मुझे लगता है कि हम सब की जो दिमाग की वायरिंग है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं था, तो जगह मोहम्मद कैफ इलाहाबाद में खेल रहा होगा तो उसको ग्राउंड्स की बड़ी अच्छी मेमोरीज होंगी। मैं सरस्वती शिशु निकेतन में पढ़ा था, तो कटघर में स्कूल था, उसके सामने गौतम संगीत दर्पण 3 पिक्चर हॉल थे। मुझे पता नहीं वो पोस्टर दूर से दिखता था, स्कूल से दिखता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। मुझे अब समझ में आता है कि हम सब की दिमाग की जो वायरिंग है वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है। हाँ, तो हम उन चीज़ों को ग्रैब करते हैं या उन चीज़ों का अनुभवों को सोखते हैं जिसका आगे भविष्य में काम होने वाला है। हमें पता नहीं रहता कि मुझे थोड़ी पता था कि ये पिक्चर का पोस्टर क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब जब पता चलता है कि मेरे दिमाग कभी से रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ 4वीं 5वीं कक्षा की, कि मुझे देख के क्यों अच्छा लगता था। एक बार पूरे स्कूल को बाल शिवाजी दिखाने ले गए थे, वो मेरी पहली फिल्म थी देखने। टिफिन लेके गए थे हम लोग बच्चे, और बाल शिवाजी बड़ी स्क्रीन पे गौतम सिनेमा में देखी थी, पराठा सब्जी खाते हुए। वो कभी नहीं भूलता, वो जैसे लगता है। और बाकी बच्चे हो सकता है बोर हो रहे होंगे, उतना मज़ा नहीं आया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि फिल्म बनाना
फिल्मों से जुड़ना, इसका कोई महत्व है। पर यह कि वो यादें जो थी उसी तरह गली में रहने की, जैसे मैंने बोला कि सब लोग अलग अलग चीज़ें, कोई कुछ समझ रहा होगा, कोई कुछ समझ रहा होगा। हमें गली में जो लोग रहते थे, जैसे एक कहानी मेरी है किताब में, आपने जो कल आपने पढ़ भी रहे थे आप, एक कहानी होरीलाल की अम्मा। अब वो कहानी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर जो था मैंने उसको देखा था, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहा। मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन अचानक इतने सालों बाद, जिसको मैंने 1987 में आखिरी बार देखा था, वो जाके अब 2000 मैं कहते हैं 22-23 में कभी मेरे सामने कहानी बन के आ जाएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन सब चीज़ों का रोल तो होगा ही, क्योंकि मोहल्ले, स्कूल, दोस्त यार, वो सारी यादों में छपे हुए हैं। कहीं कोई अचानक से एक कैरेक्टर कूदता है दिमाग में और वो कहानी का शेप लेने लग जाता है। कहानी का शेप लेने लग जाता है। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहे, जब आपने फिल्मों में जाने का फैसला किया, सिनेमा लाइन में जाने का फैसला किया, तो क्या प्रतिक्रियाएं थी घर वालों की? घर वालों से ज़्यादा क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि घर वाले चाहे थोड़ा सुन लें, रिश्तेदारी वाले जो होते हैं ना अगल बगल के ना, वो बहुत खुच्चड़बाज होते हैं। एक हमारे पापा के दोस्त आए और बोलते हैं कि यार तुम अपने लड़के की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मन नहीं लग रहा है, फिल्म की बात कर रहा है, इसको ऐसा करो, इरिगेशन कॉलोनी है वहाँ पे इसको वो ब्रेड और अंडे की दुकान खुलवा दो। कि उनको लग रहा था कि फिल्म में जाना ही पढ़ाई से बच रहा है। उनको ये पता ही नहीं कि फिल्म में कितना पढ़ते हैं और कितना हमने एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स सभी कुछ पढ़ा है हमने, फिल्म्स की थ्योरीज पढ़ी। पर उससे क्या होता है ना कि आदमी अपने दुख को झेल ले, लेकिन जो बगल में आके लोग उसमें दुखों में जो रहता है नमक डाल के जाते हैं ना, वो ज़्यादा दुख देता है। वो कभी ये नहीं आएगा कोई कहने कि अरे कोई बात नहीं, देखो ट्राई करके, कोई नहीं कहेगा। तो ऐसा बहुत सा सुना, बहुत सी अजीब अजीब बातें। तो पापा ने डिसाइड कर लिया था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो बड़ी खुशी की बात थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस समय फिल्म बंधु एक होता है। तो फिल्म बंधु का क्या है कि हमारी फीस थी 20,000 रुपये और 5,000 रुपये हॉस्टल की फीस। और ये एफटीआई की बता रहे हैं? एफटीआई की बता रहा हूँ। जब 2000 फरवरी में मैं घुसा था तो 20,000 रुपये पूरे साल की ट्यूशन फी और 5,000 रुपये हॉस्टल की फी, तो 25,000। और गनीमत थी कि फिल्म बंधु ने 25,000 ही छात्रवृत्ति रखी थी, तो 3 साल की पढ़ाई फ्री हो गई। अब ये जो बच्चा था वो महीने का 600 से 800 खाने का मेस का लगता था, और जो 500-600 पर खर्चे मिनिमम उसमें। तो वो कुछ ना कुछ एक बार पापा से मांगा था कुछ, 3 साल में टोटल 10,000 रुपये। उसके बाद से फिर कभी बॉम्बे में काम कर लिया तो हो गया, क्योंकि वो खुश नहीं हैं। उनको हमेशा से लगता था क्योंकि यार एमबीए कर लो, मतलब एमबीए में कर भी रहा था, मैं छोड़ दिया था, इलियाबाई इंदौर से कर रहा था। तो अब क्या करें, मतलब उस चीज़ को मैं उसमें बड़ा कोई महिमा मंडन नहीं करना चाहता कि मैं निकल आया, लड़ा सबसे, सब होता ही है और वो नहीं सोच पाते। नॉर्मल एक ये जो मीडियम क्लास फैमिलीज होती हैं वहां पे, और उनके लिए फिल्म वही है कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं इसलिए फिल्म में जा रहा है, और उनको सबको लग रहा है कि हीरो बनने जा रहा है। एडिटिंग तो आज भी मैं नहीं बता सकता, आप भी इस शहर में, अब मैं बता रहा हूँ 90% लोगों से आपको समझाना चाहे एडिटिंग क्या होती है, उनको नहीं समझ में आएगा। एक बार को छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं इलाहाबाद गया था विश्वविद्यालय में वर्कशॉप लेने, तो मैं एक दोस्त मेरा रास्ते में मिल गया, बोला रुको यार कहाँ तुम, बड़े दिन बाद आए, बैठे उठो, यार क्लास जा रहे हैं, अब एक समोसा खाते हैं, बैठो। तो बोला क्या? हमने कहा फिल्म एडिटिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। बोला हमको पता है फिल्म एडिटिंग क्या होती है। हमको बता दो, मतलब दुनिया को नहीं समझा पाए, तुम ही बता दो। कहता क्या होता है, जब शूटिंग होती है ना तो पूरी दुनिया की देखने लगती है, तुम लोग एडिटिंग उनको हटा देते हो। तो सब अपनी अपनी समझ से एडिटिंग क्या समझ रहे थे। हमने कहा अच्छा उससे बहस करने का मुद्दा भी नहीं है कि मैं टेम्पो, रिदम, टेक्स, रशेस कुछ बात करूँ। हमने कहा तुम समझ गए। बताने का भी कोई मतलब नहीं क्या है। फायदा, और बता के मिलेगा भी क्या, वो तो उसका कभी आएगा नहीं ना, उसको उसने अपने हिसाब से एक बना लिया है और चल रहा है उसके हिसाब से, सही भी है। तो थिएटर वगैरह से भी जुड़े आप इलाहाबाद में, या कभी पहले जुड़े रहे? आपको ऐसा लगता था कि थिएटर आपको अच्छा लगता हो, नाटक देखना या करना अच्छा लगता था? नहीं, इलाहाबाद में बाल भवन है। हाँ। आपने अगर सुना हो जवाहर बाल भवन, वो दिल्ली में भी है, और जवाहर बाल भवन जो है बहुत शहरों में है। हाँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे है कि नहीं, पर नहीं यहाँ नहीं है। हाँ। हाँ। बाल भवन बड़ी कमाल की चीज़ थी उस समय, 1992 की बात बता रहा हूँ, 91। 6 रुपये साल भर का लेते थे, 6 रुपये। और आप जाइए लाइब्रेरी, क्या कहते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट और तबला, नाटक, कुछ भी आपको करना हो करिए। तो हमारे सरकारी स्कूल में जीआईसी में था, वहाँ पे जब कहते हैं कि NH4Cl का टेस्ट करो, तो ना NH4 होता है, ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बचता है। आप भी जानते सरकारी स्कूल के हाल। तो हम लोग वहाँ एक लैब जाते थे वही करने, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का करने। और फिर वही कह रहा हूँ, ये अजीब सा होता है कुछ। वहाँ मैं कर रहा था, मुझे मतलब नहीं था। वहाँ की लैब में टीचर बैठी थी, बोली राहुल यंग इन्वायरमेंटलिस्ट की कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में। जो लड़का जा रहा था मना कर दिया, तुम जाओगे? मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ।
तो मैं तो होता ना कि बैठे बैठाए अभी मेरे को 12-15 दिन नहीं हुआ है, मेरे को मिल रहा है मौका फिर से घूमने का। तो हमने कहा तुम तुरंत पहुंचे पापा ऐसा ऐसा देखो। पापा कहा नहीं नहीं। फिर वहाँ पे एक बहुत कमाल की हैं सुमित्रा उग्रा आंटी, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट है बच्चों में। आंटी जो क्या कश्मीरी पंडित लेकिन वही रही हैं, क्या पर्सनालिटी बच्चों को ग्रोथ के लिए। तो आप बच्चा ही समझाई मेरे पापा को, कह रहे जाने दीजिए बड़ी अच्छी है बात है। हम वहाँ गए थे कॉन्फ्रेंस यंग इन्वायरमेंटलिस्ट की, तो वहाँ पता चला एक नाटक भी करना है। तो जो गैंग गया था उसने कहा तुम भी एक रोल करो। तो वो नाटक का अब जैसे होता है ना कि चीजें नियति नहीं होती कि आपको उधर ले जाती है। हम पहली बार वो नाटक क्योंकि बड़ा अच्छा लगा तो मजा आया। तो फिर नाटक तो नहीं किए लेकिन वो नाटक में एक आध गए देखने, तब तक मुझे इलाहाबाद में फिल्म सोसाइटी का पता चला। और ये बहुत कमाल की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब FTI का सेंटर पड़ता है सिर्फ इलाहाबाद में, उसका रीजन ये है कि इलाहाबाद में है फिल्म सोसाइटी जिसको चलाते हैं श्री महेश चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD हैं। अब बहुत पैशनेट आदमी है, अब तो मतलब 80 साल के हो रहे हैं। फिल्मों के लिए पैशनेट है। हाँ मतलब फिल्म सोसाइटी है उनकी अपनी। तो क्या होता था हम लोग जाते थे वहाँ पर रेलवे स्टेशन से कैन जो है छुड़ा के लाते थे और फिल्मों के आते थे पूना से नेशनल फिल्म आर्काइव से। और चट्टोपाध्याय सर मतलब प्रोजेक्टर लगा के साइंस फैकल्टी में शाम को जो है बैठा जाता था। तो कई आते थे लड़के देखने के लिए, लड़कियां तो कभी आएंगी नहीं आप जानते हैं, वो भी फिल्म देखने। तो लड़के आते थे फ्रेंच फिल्म में कुछ अच्छा मसाला देखने को मिलेगा, कुछ न्यूडिटी शायद मिल जाए देखने को, पर वो तो सिनेमा एरिक रोमर ब्रेसों सबका अलग ही लेवल का चलता रहता था। थोड़ी देर में सब चले जाते थे। हम चट्टोपाध्याय सर प्रोजेक्शन से एक दो कोई और खर्र की आवाज़, वो सब मेमोरी में इतनी भरी हुई हैं। तो हम लोग फिल्म देखते थे तो मैंने बोला सर ये फिल्में बनानी कहाँ मिलेंगी, मतलब कहाँ सीख सकते हैं। तो बोले तो फिल्म इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। हाँ कैसे होगा सर, मुझे कुछ नहीं पता था। तो बोले पढ़ाई करो ये करो ये करो एग्ज़ाम दो। तो फिर जान मैं कैसे लाइब्रेरी आपके पास दे दो पढ़ लें कुछ। बोले नहीं मैं किसी को नहीं देता। तो फिर मैं पीछे पड़ गया उनके, मतलब झक्की होके बिल्कुल से। तो उन्होंने एक दिन जो कहा अच्छा देखो चुपचाप ले लो, पीछे से किताब निकालना, पढ़ना, वापस रख देना, ठीक है, किसी और को बताना नहीं। तो वही मैं सोचता हूँ जब पलट के ना कि जब आप किसी चीज़ पगला जाते हो ना तो कहीं ना कहीं से कोई कोई आ ही जाता है। मतलब आपको ऑब्वियस सोर्स से नहीं मिलेगा पर इतने घूमा वो सोर्स, जो कि ना मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, मैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का, लेकिन वहाँ जाके फिल्म देखने गया, उन्होंने क्या देखा होगा, मदद करने को हाँ बोल दी। आज तक है, मतलब भी मैं जाऊँगा यहाँ से उनसे मिलने के बाद जरूर जाता हूँ नमस्ते करने के लिए। अच्छा भी लगता है उनको कि जिसको उन्होंने कभी थोड़ा सा भी हेल्प की वापस आता है मिलने के लिए। तो ये मुंबई में कैसे आपको भी, जैसे छोटे शहर से जब भी आदमी जाता है तो थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है। मुंबई बहुत एक बड़ी जगह है, बहुत सारे आपकी फील्ड के मतलब लोग भी बहुत हैं। क्या आपकी यात्रा कैसी रही, आसान रही या टफ रही या नहीं? वही कह रहा हूँ कि आप टफ और वो क्या कहूँगा सबका कॉन्टेक्स्ट में है। आसान तो नहीं होता है। उसका रीज़न यही है कि आप छोटे शहर में से दिल्ली में भी रहे होते तो एटलीस्ट मेट्रो का एक सेंस होता है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात थी हिंदी मीडियम पढ़ाई की थी पूरी टाइम, तो अंग्रेजी को लेकर बहुत कुंठा भी थी। और वो FTI के अंदर भी लोग ऐसे जैसे मैंने पढ़ा था कि आई हैव गॉन या आई हैव सेड दैट। वहाँ जाके एक बंदे ने एक मीटिंग में बोला हैविंग सेड दैट। हमने कहा ये कौन सी नई चीज़ आई, हैविंग सेड दैट कैसे कोई बोल सकता है। तो ये मेरे लिए से नहीं था, नई नई चीज़ें थी। तो पढ़ते गए लेकिन ये था कि ये तो एक बात हो गई कि आप अंग्रेजी को लेकर। दूसरा जो मेट्रो शहर की एक स्पीड होती है वो आपको तुरंत समझ में नहीं आती है कि कैसे चलना है, क्या बात करनी है। रिदम में टाइम लगता है टाइम। और दूसरा क्या है कि आप काम मांगने जा रहे हो उस फील्ड में जिसको आप पसंद करते हो। मोस्टली क्या है नौकरी मिल जाती है, लोग बोलते हैं अरे यार जाना है रोज ऑफिस, सैटरडे भी जाना पड़ा। लोग अक्सर देखा है मैंने, मेरी उम्र में चिढ़ रहे हैं अपने काम से बहुत से लोग। लेकिन वहाँ पे आप वो काम मांगने जा रहे हो जिसमें आपको पैसा भी चाहिए और आपके मनपसंद काम भी है और आपकी जरूरत नहीं है अभी। आपसे थोड़ी किसी ने बोला कि आप आओ बॉम्बे, किसी ने नहीं बोला। बॉम्बे चल रहा है अपनी स्पीड पे, तुम क्यों आए। तो आपको वहाँ पे एक डेंट बनाना है जहाँ पे आपकी रिकॉल वैल्यू हो कि आप जब काम करके दें इतना अच्छा रहे कि लोग दोबारा आपको वापस बुलाएं। अगर दोबारा नहीं बुला रहे हैं इसका मतलब आपका खत्म हो रहा है। अगर दोबारा बुला रहे हैं इसके मतलब आपको अगला काम मिल रहा है। इसके मतलब आपने पीछे जो बनाया उसकी रेपुटेशन थी वो इतनी बिल्ड हुई है कि आपको अगला काम दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में, और दूसरा बॉम्बे का किराया, बॉम्बे का खाना, सब कुछ महंगा तो है ही। तो वो तो रहेगा क्योंकि पापा ने कभी सपोर्ट किया नहीं, तो वो तो था। लेकिन मैं कहता हूँ प्रोसेस का हिस्सा है। सबके अलग अलग तरीके का बैकड्रॉप होता है, अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। हाँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वो सोच ही लिए, जैसे मैं सोच गया था कि और कुछ अब करूँगा नहीं, करूँगा ही, और वो कहीं ना कहीं दिमाग में अगर रखा ना, कभी भी मैं बताता हूँ, यहाँ भी किसी से कल बात हुई थी, हम अगर 2 वाला सोचोगे ना कि मैं थोड़ा 6 महीने देख के आता हूँ, नहीं होगा।
वो सोच लो कि अब चाहे जो होगा यहीं रहूंगा ऐसे की तैसी, तो आज नहीं तो कल वो कुछ ना कुछ क्रैक होगा। वो एक ही जगह पे अगर आप वो डेंट मारते रहो तो एक दिन छेद हो जाएगा, लेकिन आप सोचो कि 6 महीना करूँ फिर चला जाऊँ फिर आऊँ, तो कभी छेद नहीं होगा वहाँ पे। तिग्मांशु धूलिया के साथ इनके साथ कैसे जुड़े आप, मतलब कोई पुराना कनेक्शन था क्या? वो भी शायद प्रयागराज से ही हैं, या मतलब ऐसे ही जो आपके रोज मतलब रूटीन में जो आप नॉक करते रहे होंगे उसमें आप टकराए उनसे? हाँ, वैसे ही होता है रूटीन में। आप जब जाते हो सभी को नॉक करते हो, तो तिग्मांशु सर को भी नॉक किया और 2004 में मिलने गया था उनसे, जब इंस्टीट्यूट से निकला था। तो उस समय तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया था, लेकिन 2010 में एक बार अचानक इनकी ईपी का कॉल आया कि राहुल को बुलाओ। तो इन 6 सालों में कोई संबंध नहीं था, पर अचानक से एक दिन कॉल आया। तो जब गया तो बातचीत शुरू हुई, इलाहाबाद, किताबें सबकी, तो एक होता है ना बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि हमसे बड़े हैं 10-12 साल, लेकिन शहर के जो पसंद करता है, हम भी इलाहाबाद को बहुत वो करते हैं, मिस करते हैं। तो बातें होने लगी, वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, सब। फिर बात करते करते एडिटिंग के बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर कौन सी किताब पढ़े हो, फिर गदर के फूल में क्या था ना, ऐसे करते बहुत वो चेक करते होंगे कि हाँ, ये कितने डेप्थ में है, कितने हाँ, पानी, इससे मैं कितनी देर बात कर पाऊंगा कि नहीं, फ्यूचर में कर पाएगा कि नहीं। फिर एक फ्रीक्वेंसी भी मिलनी चाहिए, वेवलेंथ मिलनी चाहिए अपनी। तो वो बातचीत हुई, उसके बाद बोले यार ये है, अभी पैसा टाइट है लेकिन इसको करते हैं। तो इस तरह से साहब बीबी गैंगस्टर पार्ट 1 हुई, जिसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ था बेस्ट एडिटर अप्सरा अवार्ड के लिए, पर उस साल मिला था आरती बजाज को नो वन किल जेसिका के लिए, तो मैं नॉमिनेट हुआ था एज ए बेस्ट एडिटर। अच्छा, फर्स्ट नॉक, जैसे आप जैसे गए स्ट्रगलर्स बहुत सारे अभी भी जाते हैं, जो फर्स्ट क्रैक होता है मतलब किसी भी बड़े निर्देशक के साथ, निर्माता के साथ जुड़ने के लिए, आज बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको कई बार सफलता नहीं मिलती है, लौट आते हैं। आपने बोला कि वहीं लगे रहना चाहिए, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत या विज्ञापन जगत के बारे में ये भी कहते हैं कहीं कहीं लोग के ग्रुपिज्म भी काम करता है, ऐसा कुछ है क्या? ग्रुपिज्म नहीं, इसको दूसरे तरीके समझेंगे ना, नेपोटिज्म मैं नहीं मानता, ना ही ग्रुपिज्म, इसको मैं कहता हूँ सोशल कैपिटल। तो होता क्या है कि जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं बॉम्बे गया तो किसी एक तक पहुंचने में मुझे 3 से 6 महीने लग रहे थे। हाँ, ठीक है। अब मेरी बेटी को, जो मैं सोशल कैपिटल बोलता हूँ, मेरी बेटी को वो फोन उठाएगी और किसी भी लोगों को, एंड आई एज्यूम कि सारे लोग, हाँ, जितना आपके रेफरेंस से बात कर जैसे बोलेगी मैं राहुल की बेटी हूँ, उसको एक काम नहीं, एटलीस्ट फुटिन मिलेगा। हमको फुटिन पाने में 6 महीने लगते हैं, लगते हैं किसी जिसको नहीं है। तो ये क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि आपने बोला भाई अनन्या पांडे को लिया है, चंकी पांडे बेटी, भाई वो आसपास दिख रही है करण जौहर के, ठीक है, उनको इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि उनके बचपन से देखा हुआ है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो आपकी नजर में जो होता है, जिसको नहीं मिलता, फिर वो उसको, अब यही चीज देखें राजनीति में क्या है, वो गया नेता, उसका बेटा बनेगा, वहां पे हम नहीं कंप्लेंट करते हैं, सारी हम फिल्म लाइन में करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, चाहे अंबानीज का भी है, उन्होंने क्या किसी और को बनाया क्या सीईओ? अपने बेटों को तो बनाया। तो वो यहाँ भी वही हो रहा है, वो कह रहा है हम जब करेंगे तो उसका मेरा बेटा करेगा, हाँ, फिर उसको लेंगे तो हमारे बेटे का दोस्त को लेंगे और किसी को लेंगे, और यही चला ही आ रहा है। अगर किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा हो तब तो हम माने कि भाई फिल्म लाइन में गलत हो रहा है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहली जनरेशन जाके अगर सोचो कि मैं सब कुछ, वो किसी भी फील्ड में जब कोई पहली जनरेशन, जब चाहे वो बिजनेस में ही हो, किसी में हो, तो फर्स्ट जो है इंडिया के चीफ जस्टिस भी थे, उनके लास्ट जस्टिस जो थे उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस, दादाजी भी चीफ जस्टिस। तो एक तरीके से ये चला आ रहा है। जब बड़े बड़े जो लॉयर होते हैं, वो हाई कोर्ट के वकील, उनके बेटे को सबसे अच्छे केसेस मिल जाते हैं। ये तो सोशल कैपिटल है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। हाँ। क्योंकि ये आदमी की चाह होती है कि जो मैंने कि अपने बच्चों को, और अगर थोड़ा सा भी लायक हैं तो उनको पुश करूं। तो सब वही चीज हर जगह हर क्षेत्र में कर रहे हैं। तो मैं इसको ग्रुप नहीं बोलता, ना इसको नेपोटिज्म बोलता हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अच्छा, आप एक डायरेक्टर भी हैं, मतलब डायरेक्शन भी आप करते हैं, एड फिल्म के भी एडिटर आप हैं ही हैं। एडिटर और डायरेक्टर के बीच कभी कोई ऐसा हुआ आपको कि आप डायरेक्शन कर रहे हो तो आपका एडिटर बोल रहा हो कुछ उसमें, और एडिटिंग कर रहे हो तो डायरेक्शन में कुछ, मतलब उसकी तरफ से कुछ ऐसी आवाज आ रही हो कि नहीं डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया? नहीं, या दोनों के बीच सामंजस्य कैसे? नहीं, जितने भी लेवल पे जो सीजन डायरेक्टर हो जाते हैं उनको भी एडिटिंग सेंस आ जाता है, क्योंकि उनको पता है इसके बाद कट करके मैं ये लगाऊंगा। मेरे साथ इतना बस फायदा होता है कि जैसे आपने इतवार देखी, ये 1 दिन की शूट है और अगले दिन एक घंटे का हुआ था। 1 घंटा और 1 दिन मतलब 13 घंटे टोटल मिला के 15 घंटे में 15 मिनट की फिल्म निकालना। तो मैंने उतना ही शूट किया एडिटिंग माइंड से जितना चाहिए था।
मतलब मैंने एक्स्ट्रा शूट ही नहीं तो किया। वो आसान हो जाता है काम। अगर एडिटर डायरेक्ट करता है तो Yes. उसके जैसे डेविड सर हैं, एडिटर हैं, राजकुमार हिरानी सर हैं, वो तो इन लोगों के लिए क्या होता है ना कि इनको स्क्रिप्ट लेवल पे एडिटिंग और शूट के समय तो ये बड़े इकोनॉमिकल हो सकते हैं, ये शूट करते समय एक्स्ट्रा शूट नहीं करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब कोई डायरेक्शन वाला हो जो कि एडिटिंग का नहीं हो तो वो हेल्प लेगा अपने एडिटर की, क्या कहते इतना कितना करना चाहिए ये वो, लेकिन कुछ भी कर ले थोड़ा सा तो ओवरबोर्ड जाएगा, क्योंकि उसका जो पूरा ओरिएंटेशन है वो एक अलग तरीके का, उसमें गलत कुछ नहीं है। एडिटर जब बैठेगा संभालेगा। जब मैं एडिट करता हूँ अपना ही काम कभी किया तो ऑब्वियसली याद आती है, अरे यार ये थोड़ा सा लेफ्ट ले लेते, तो वो क्या लर्निंग होती है कि आपने इसको किया और आपने सोचा कि मैंने क्यों गलती की, फिर अपने को समझाते हैं, अरे आप समय देख रहे कितना प्रेशर था, इतना क्यों सोचो, मतलब कर लिया ना, निकल तो गई ना फिल्म, लेकिन अगली बार आपको रहता है उस दिन गलती की थी ना। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, इतने प्रेशर में थोड़ा संकोच में आ जाते हैं कि एक शॉट एक टेक और ले लें क्या, डायरेक्टर सेट का बोलता है कि यार टाइम जा रहा है, एडिटर जब आप आते हैं बोलते हैं एक टेक और होता है, इसको इसका हल्का सा सही हो जाता है। तो ओवर द टाइम ये प्रोसेस में थोड़ा सा हिम्मत जो है वो खुलती है कि यार डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्टर वाला जो है थोड़ा जिद्दी होना चाहिए, चाहिए तो चाहिए। तो वो ये इन दोनों का सामंजस्य इस तरह से बन जाता है कि एडिटिंग वाला जब डायरेक्ट कर रहा है तो उसको है, और नहीं भी कर रहा है मान लो कोई और डायरेक्टर है तो एटलीस्ट वो अपने इनपुट दे सकता है कि इस सीन को ऐसे क्यों ना करें, वो बातचीत की जा सकती है। अच्छा, वीरेंदु भी आपने बनाई थी एक शॉर्ट फिल्म? वीरेंदु नहीं आपने नहीं बनाई। इतवार जो आपकी शॉर्ट फिल्म है, ये इस तरह की कहानी, मतलब इसका विचार कैसे आया आपको? क्या ये आपके किसी अंतर्द्वंद को दिखा रही थी या जनरल आपने मतलब इस तरह के प्लॉट का विचार कैसे आया आपको? नहीं, वो मेरे इसलिए आया क्योंकि हम बॉम्बे में हमेशा रोज तो काम नहीं मिलता है, हम लोग जिस क्षेत्र में फ्रीलांसर हैं, तो क्या होता था कि जब काम नहीं हो जाता था बहुत दिनों से, तो खिड़की बैठे रहो ना, पूरी दुनिया काम पे जा रही है, तो बड़ी अंदर से चिढ़ सी आती है। और जब बाहर निकलो तो सड़क पे कचरा है, इतना प्रदूषण है, मतलब हर चीज को गरिया रहे हैं। और जब का आपका काम रहता है तो वही सड़क अच्छी लगने लगती है, वो खड्डे आपको खड्डे नहीं लगते हैं, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। तो मेरे वहां से विचार आया था कि जो अंदर की खुशी है, जब वो मेंटल हेल्थ पे एक तरीके से फिल्म है कि जब आप अंदर से खुश रहते हैं तो बाहर दुनिया सब अच्छी लगती है, लेकिन जब अंदर से नहीं है ना, तो जो चीज़ नॉर्मल है ना, वो भी उसमें आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखेगी। बस उतना ही सा थॉट था, फिर ये स्क्रिप्ट लिख दी मैंने। लेकिन बेहतरीन फिल्म, और उसमें कुमुद जी ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है। मैंने हालांकि कल ही देखी वो फिल्म। अच्छा। कल ही देखी मैंने फिल्म। उदित नारायण जी ने गाना भी गाया उसमें। हाँ, और कुमुद जी को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर मिला। हाँ, फिल्म फेयर मिला। कुमुद जी भी हमारे रीवा के ही हैं जी। अच्छा, आजकल एक बहस चल रही है कमर्शियल और कंटेंट की, मतलब कंटेंट कितना अच्छा होना चाहिए और कमर्शियली भी वो हिट होना चाहिए। इसमें बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है या कैसे बनाते हैं लोग? बैलेंस का ये है कि पहले अगर आप याद करें तो पहले फिल्म डिवीजन एनएफडीसी होता था, तो क्या था, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से फंड करती थी कुछ फिल्मों को, इसलिए आपने जो श्याम बेनेगल का कंटेंट या सत्यजीत रे की फिल्म जो सब देखी, ये किसी प्राइवेट प्रोड्यूसर की नहीं है, ये गवर्नमेंट फंडिंग कहीं से आई। तो उसमें क्या था कि डायरेक्टर का ज्यादा कंट्रोल था अपने कंटेंट में, अपने तरीके से बात रखने में। जब हम बाजार की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहां पे जो पैसा लगा रहा है उसको प्रॉफिट चाहिए, और वो अपने तरीके से अपनी एक मार्केट की जो समझ है उसको, उसके हिसाब से वो टीम बैठाता है कि उस तरह के कंटेंट में क्या चेंजेस लाएं। तो वो बैटल हमेशा रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि ये बैटल कभी खत्म होगी। कैसे लाते हैं आप? शुरुआत में थोड़ा सा सुनते हैं, जैसे आपकी कोई चीज चल जाती है तो आपका क्लाउट आ जाता है, फिर आप अपना रंग दिखाते हैं और फिर आपका एक पावर आ जाता है। गेम क्लाउट का ही है। अगर मैंने अभी एक फिल्म दी है मान लीजिए, और उसने अच्छा खासा बिजनेस किया है, तो दूसरे में बोलूंगा भाई मुझे ना बता, लेकिन फिर भी वो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, वहां से एक रिपोर्ट आएगी, आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, चेंजेस पे आएगा, उस पर बहस होगी, वो हमेशा होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने दिया सब हो गया आसानी से। उसमें कुछ लोग होंगे जिनको रिसोर्सेज ऐसे होंगे, बोलेंगे नहीं करते, छोड़ दिया। कुछ होंगे उसमें बीच का रास्ता निकालेंगे, जिसमें हम हैं हमेशा बीच का रास्ता निकालने में लगे रहते हैं कि हो जाए। आपने जब कोर्स किया होगा तो मेरे ख्याल से उस समय जो एडिटिंग आप लोगों ने सीखी होगी, वो जो रील की एडिटिंग सीखी होगी। हाँ, उसे पहले जब होती थी उसे फिल्म पे एडिट होता था, और स्प्लाइसर होता है, और स्टीनबेक एक मशीन होती थी जिसमें रील लोड करते थे, एक पर्टिकुलर रील, फिर उसको देखते थे, उसमें ग्लास मार्क करते थे, कट करते थे, उसको टेप से चिपकाते थे। दैट्स हाउ एक कट बनता था। फिर आप मार्क करेंगे, फिर उसको निकाल के लाएंगे, फिर उस मार्क पे जाएंगे, स्प्लाइसर से काटेंगे,
फिर जो दूसरा शॉट चिपकाएंगे उसके बीच टेप लगाएंगे, फिर स्प्लाइसर से उसको छेद पंच करेंगे परफोरेशन पे, पहला एक कट बनेगा। लेकिन लास्ट सेकेंड ईयर तक आते थे नॉन लिनियर डिजिटल एडिटिंग जो है वो आ गई थी। बहुत ही बेसिक उस पर थी, बहुत ही प्रिमिटिव थी। एविड एक्सप्रेस 3.5 हमारे इंस्टीट्यूट में आया था, तो हम लोग ने उसको सीखा। तो निकलते निकलते हमें डिजिटल नॉन लिनियर एडिटिंग में ट्रेनिंग हो गई थी, और उसके बाद तो सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से चेंज हुए, आगे बढ़े। तो वहाँ पे हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आप कभी इंस्टीट्यूट जाइए, कभी पूना, वो जो पूरी मशीनें हैं ना सब जंग करके साइड में फेंक दी गई हैं, मतलब अब कहीं नहीं, अब नहीं यूज़ है, और उसमें कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि अब तो कोई फिल्म शूट करता नहीं है। और डिजिटल पे आप इतना जब आपको सुविधा मिल रही है हर कुछ कर लेने की, तो उस पर अब जाके कोई मतलब नहीं है, तो वो तो अब जंक ही होगा, वो तो कभी यूज़ आएगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी जब शिफ्ट आपके मतलब अपने सिनेमा में कहें अपन, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बदलती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा डिजिटल कैमरे में हर 2 महीने में एक नया अपग्रेड आ रहा है, एक नया सेंसर साइज आ रही है, कुछ ये आ रहा है, वो तो बहुत तेजी से चल रहा है। तो उसको फिर अडॉप्ट करने को, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भी आपको समय लगता होगा या सीखना पड़ता होगा? नहीं, इतना ऐसा नहीं होता कि पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, कि कुछ नई चीज तो नहीं है। नहीं, मैं बात एडिटिंग की कर रहा हूँ, मतलब जब आप बाहर निकले उस समय से, मतलब डिजिटल में जो एडिटिंग होनी शुरू हुई, अब तो पूरी तरह उसी में होती है, और आपने तो पहले सीखा वहां से, फिर बहरहाल आपने बोला कि हमने बेसिक लेवल का एक सीखना शुरू कर दिया था एडिटिंग। लेकिन आपको आज के लेवल की यदि फिल्मों की बात करें, तो वो जो शिफ्ट है आपका, उसमें समय तो लगा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग टेक्निकली तो ट्रेंड थे ही, और जो भी चेंजेस हो रहे थे आपको करना क्या है, आपको तुरंत थोड़ा सा पढ़ लेना है। क्योंकि वैसे आज कोई भी एडिटिंग सेटअप पे जाइए, JKL बेसिक है, J से रिवाइंड, K से पॉज, L से प्ले, ये बेसिक है। और जो कट लगता है वो अभी वैसे लगता है। एडवांस फीचर क्या आ गए हैं कि आप इसमें ये कर सकते हैं, क्रोमा हटा सकते हैं, इसमें ये डाल सकते हैं, ऐसा इफेक्ट, वो चीजें तो अब वो हैं, अपग्रेड है। नहीं, अब जैसे एक एडोब प्रीमियर में आया है स्मूथ कट, आप जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और आपने बीच में कट किया और इसी एंगल पे दूसरा शॉट उसमें आप लगा देंगे, तो यहाँ से वहां पता ही चलेगा कि कोई जर्क नहीं आएगा। तो ये बस आया, उसके बारे में पढ़ लिया, एक बार लगा के देख लिया, हो गया। क्योंकि बेसिक एडिटिंग प्रिंसिपल तो पता ही है, ये तो एक नए नए अपग्रेड हैं जो कि आपको हाँ थोड़ा सा पढ़ लिया, जो नया जब आता है तो हमारे पास ईमेल आई जाते हैं, बिकॉज इन कंपनीज वगैरह के पास हमारे सब वो रहते ही हैं ईमेल आईडीज, तो हमने देख लिया। नहीं तो इंटरनेट पे पता चला, देखिए क्या नया आया है। जैसे पहले साउंड सिंक करने में एक एक क्लैप को पढ़ना पड़ता था, फिर आया प्लूरलाइज एक करके आया सॉफ्टवेयर, आप उसमें डाल दीजिए, उस सारा अपना पकड़ के सिंक कर देगा, और फिर एक आध जगह आपको चेक करना रहेगा। बियॉन्ड इसके जैसे आया तुरंत लोगों ने देखा ये क्या है, करके देखा, हो गया काम। और जो ये सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करते हैं, ये अपनी अपनी तरीके से कभी कभी छोटी वर्कशॉप या एक्सपो वगैरह में, अभी जैसे बॉम्बे में होता है, तो वो वहाँ पे भी अपने काउंटर रखते हैं, जिससे लोगों को बता सकें कि नया कौन आया, एटलीस्ट फिल्म प्रोफेशनल्स को। एड फिल्म्स की बात करें अपन, जैसे एड फिल्म में 30 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर अपनी पूरी बात कहनी होती है, तो जो फिल्मों की एडिटिंग या फिल्मों का डायरेक्शन होता है, उससे एड फिल्म में जब आप शिफ्ट हुए, ज्यादातर आप एड फिल्म करते हैं, तो क्या फर्क महसूस हुआ आपको, और क्या मुश्किल आती है इन सब चीजों को करने में जब अपन बड़ी फिल्म से छोटी फिल्म की तरफ जाते हैं? हाँ, मुझे भी डर लगता था कि कैसे इतने में होगी, पर सबसे मजेदार बात ये पता चली कि जब वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है एजेंसी के द्वारा, तो वो दिमाग में रख के लिखी जाती है कि ये 30 से 35 सेकंड में ही कहनी है ये बात। तो उस एग्जाम्पल के तौर पर किसी बच्चे ने माँ दांत में दर्द पेस्ट किया, आपने कोलगेट या पेप्सोडेंट जो भी है निकाला, ठीक है, फिर उसके डॉक्टर की ये करने से मिलेगा ये, तो आपको पता है कि जो आपने ये टाइम लिखा है ये 30 से 40 सेकंड के अंदर आ जाएगा। और लेकिन अब आपको क्या है, ध्यान में क्या रखना है, पहला कि सारे जो एडवर्टाइजिंग आप फिल्म देखते हैं एस्पिरेशनल दिखती है, सुंदर सेट, स्मार्ट लोग, क्यों दिखते हैं? बिकॉज आप इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं जब आप ये करेंगे तो इस तरह के उसमें आप बिलोंग करेंगे। जैसे शाहरुख खान आई-10 की कर रहे हैं, जबकि वो कभी आई-10 चलाएंगे नहीं, आपको पता है, लेकिन आप उससे ब्रांड से जुड़ जाते हैं ना, जुड़ जाते, कनेक्ट, हाँ यार मैं वो चला रहा हूँ जो शाहरुख खान जिसके ऐड में आता है, वो कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन बन जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जो एडवर्टाइजिंग में स्टाइल ये होती है, एक तो फ्रेम्स अच्छे रहेंगे, खूबसूरत होंगे मोस्टली, मतलब अलग तरह की भी फिल्म बनती हैं, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में बनती है 2.5 मिनट 3 मिनट की। और दूसरा ये रहता है कि जो वो फिल्में बना रहे हैं आप, उसमें एक चीज़ होती है कि जो हर शॉट होता है वो 20 सेकंड की फिल्म में या 30 सेकंड में, मोस्टली हर शॉट का एक एंगल अलग होता है, नॉवेल्टी फैक्टर होता है। फिल्म में आप देखेंगे अगर बातचीत चल रही है तो शॉट रिपीट होते हैं, मतलब सपोज मैं आपका OS यहाँ से ले रहा हूँ, तो जब बात ये खींचेगी, क्योंकि डायलॉग सीक्वेंस लंबा होगा, हो सकता है 1.5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, तो आप कुछ बोलेंगे, मैं उधर से मेरा शॉट होगा, फिर इस पे आएंगे। एडवर्टाइजिंग में मोस्टली जो होता है हर एक शॉट में एक नॉवेल्टी फैक्टर होता है, तो क्या होता है आपको इंगेज रखता है।
तो आप एक शॉट देखते आते हो, खट खट वो 20 सेकंड में आपने अगर 6-7 शॉट देखे तो आपको लगता है वाह कुछ होता ना कि नया देखने को मिला। अगर बोरिंग तरीके से, या फिल्म में क्या होता है जरूरी क्योंकि कैरेक्टर बिल्ड करना है, कहानी को कहना है, वहां तो सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए आपको एक ऐसी बात कहनी है, मैं ऐसा कहूँ कि 30 सेकंड का एक जोक कहना है जो मजे से लैंड कर जाए, मतलब बता दें आप क्या कहना चाह रहे हैं। वहां पे ये थोड़ी कहना है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप सोचिए कि लंगड़ा त्यागी आप एक कैरेक्टर को ऐड में ले आए, जबकि आप लंगड़ा त्यागी को नहीं जानते हो, सैफ को ऐसा दांत पेंट करके ले आए, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन है, क्यों बैठा है। लेकिन चूंकि सैफ अली खान लंगड़ा त्यागी बन चुके हैं ओमकारा में, अब अगर आप उनको यूज करते हैं तो दर्शक तो नए लंगड़ा त्यागी, तो हम वहाँ पे नए कैरेक्टर नहीं बना रहे हैं, हम जो स्टैब्लिश वो हैं, जो उनसे निकाल के आपको एक अपनी कहानी, अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। लेकिन आजकल देखा है, मतलब पहले हम यदि आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो जो एड फिल्म्स के जो नायक या नायिकाएं हुआ करती थी वो चर्चित चेहरे और मतलब होते थे, ज्यादातर फिल्मों से लिए जाते थे, बॉलीवुड के लोग रहते थे या टीवी के चर्चित चेहरे रहते थे। आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत साधारण चेहरे भी एड फिल्म्स में आ रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मतलब बहुत साधारण, जैसे मैं बैठा हूं और पता लगा कि साहब आप आओ एड शूट करो, क्या देखकर क्रिएटिव हेड या क्रिएटिव लोग जो हैं इसको इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं यार, आप पुराने एड्स भी देखेंगे, अगर आमिर खान किसी उसमें, तो जब ऐश्वर्या एक एड में आई थी शायद कोका कोला के, तो बहुत लोग नहीं जानते थे, उतना नोन चेहरा उस समय नहीं थे, आमिर खान तो फिर भी थे। तो आज भी वो है कि एक तो नोन जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं जब वो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। दूसरा अक्सर होता है कि जो सेलिब्रिटी के साथ काम करने में उनका चूंकि एक प्री कंसीव नोशन आपके दिमाग में है उनके लिए, तो कभी कभी वो आपकी स्टोरी के लिए काम नहीं भी करते हैं, क्योंकि आपकी उनकी इमेज के बारे में पता है, उनका पूरा, अगर उसको आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो नोटिस भी हो, सेलिब्रिटी ले रहे हैं तो सेलिब्रिटी दिखे भी, तो इस चक्कर में आपको अगर ऐसी कुछ कहानियां कहनी है जहां पे सामान्य चरित्र चाहिए तो कास्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, लोगों की ढूंढना ही पड़ेगा कैरेक्टर्स को कि वो ऐसे लाएं कि जो इस बात को कहने के लिए ये सूटेबल हो। हाँ, ये हो सकता है कि जब बात हो जाए और एक लास्ट में लैंडिंग उसमें एक सेलिब्रिटी को लाना पड़े कि सही कह रहे थे तुम, क्योंकि अब आ चुका है ये ब्रांड हो ये, तो उससे क्या होगा कि उसको एंडोर्समेंट मिल जाएगा। लेकिन जो एड फिल्म में परफॉर्मेंस है जो है वो आम आदमी की किसी की कहानी थी, आप कितना भी कर लें, आप अमिताभ बच्चन को आम आदमी नहीं बना सकते, और एक आम आदमी को कुछ ऐसा बोलना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो ऐसे कास्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ब्रांड रिक्वायरमेंट, ब्रांड्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है एडवर्टीजमेंट को लेके, और एक क्रिएटिव फ्रीडम की बात करें अभी कभी, तो कैसे बैलेंस बनाते हैं आप लोग, या कभी कोई ऐसा टकराव हुआ कि ब्रांड की रिक्वायरमेंट ये है लेकिन आपका क्रिएटिव माइंड कुछ और कह रहा हो? नहीं, देखिए क्या है, एडवर्टाइजिंग में बहुत सीधा सा सिद्धांत है, आपको याद रखना है कि एक बंदा एक कंपनी कमीशन कर रही है एक प्रोजेक्ट क्योंकि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है, और एजेंसी जो होती है, क्योंकि हम एड फिल्म में एक गलत नोशन है कि डायरेक्टर फिल्म वगैरह लिखता है, ऐसा होता नहीं है। इस एजेंसी जो होती है, क्रिएटिव एजेंसी, वो क्लाइंट से बातचीत करती है, उनको 10-20 कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करती है, और उसके बाद जो वो कहानी अप्रूव करते हैं उस पर काम होती है। अब वो जब डायरेक्टर तक आते हैं, हम तक, तो बोलते हैं यार ये स्क्रिप्ट है, इसको अच्छा कैसे कर सकते हो, क्या इनपुट है बताओ इसमें। आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे ये कहानी समझ नहीं आ रही है, नहीं करो, फिर आप बोल दीजिए नहीं करना है, लेकिन आप उस फ्रेमवर्क में ही आप अपने आप को करके उसमें क्या नुएंसेस ला सकते हैं, क्या छोटी छोटी चीजें आप जोड़ सकते हैं कि जो उसको और अच्छा बना दे। बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है 6 महीने और 150 स्क्रिप्ट देने के बाद ये अप्रूव हुई है, वो आपको नहीं पता है, वो क्रिएटिव एजेंसी वाला लगा रोज क्लाइंट से मिल रहा है, फीडबैक ले रहा है, 6 महीने तक काम किया, अब आप करें नहीं, समझ नहीं आ रही कि भाई उसके बस के भी नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग की वो जो है लिमिटेड है, जब एक बार क्लाइंट ने बोल दिया, अक्सर आपको कुछ एड्स देख के लगता होगा ये क्या है, पर उनकी जो मार्केट रिसर्च है उसके हिसाब से वो उनके टारगेट ऑडियंस के लिए काम कर रही है। लेकिन आप चूंकि इनलाइटेंड एक ऑडियंस है, आपका नहीं क्या है ये, लेकिन जब वहां पे काम कर रही है तो वो मार्केट रिसर्च करके आते हैं, इसलिए इसको कैसे अच्छा बनाया जाएगा उस पर बात करते हैं। इस पे नहीं बात होती कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो आप मत करिए, आप बोल सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, दे विल वर्क विद सम अदर डायरेक्टर। छोटे शहरों में भी अब विज्ञापन बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है धीरे धीरे। मतलब पहले क्या होता था कि बड़े ब्रांड्स ही टीवी कमर्शियल्स पे जाते थे, अब आजकल बहुत साधारण से ब्रांड जब शुरू होते हैं तो वो जा रहे हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है बाजार की, जो रिक्वायरमेंट है, जितना लोग चाहिए होते हैं उसमें,
तो क्या वो उतने हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं लोगों की कमी के कारण गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है एड्स की? छोटे शहरों में आप कह रहे हैं? टोटल इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि छोटे शहर के भी लोग अभी उतनी सुविधाएं नहीं रहती तो बाहर ही जाते हैं बनवाने, मुंबई में या दिल्ली में जाते हैं। नहीं, मुझे तो क्या लग रहा है कि जो प्रोसेस हुआ, ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ कि कोई भी कैमरा लेके शूट कर सकता है इस शहर में। मतलब आज से 15-20 साल पहले यहाँ कोई सोच नहीं सकता ना कि ये पॉडकास्ट यहाँ पे इस शहर में होगा, क्योंकि कैमरा डिजिटल हो गए हैं। अब वाला रील वाला चक्कर नहीं बचा है, हर कोई शूट कर सकता है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको बहुत से फ्री अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उल्टा है, तो ज्यादा लोग अब इन्वॉल्व हो गए। कमी तो नहीं है लोगों की, लेकिन छोटे शहर के आदमी को ये लगता है उसका एक बड़ी क्राइसिस है। वो बड़े शहर में जाके 1 करोड़ खर्च कर सकेगा, लेकिन छोटे शहर में 25,000 देने में रोएगा। वो बड़ी बेवकूफी की बात है। उसको लगता है भाई वहां जाओगे तो वो मैं सिर्फ अपनी फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं उस शहर में जो किराया दे रहा हूँ उसका भी चार्ज ले रहा हूँ। कॉफी हाउस में आप जब बैठते हैं और 350 की कॉफी पीते हैं, कॉफी थोड़ी 350 की होती है, वो तो 8 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की होती है या 30 रुपए की होती है। वो जो रियल एस्टेट का प्राइस दे रहा है, ये उसका ले रहा है ना, जो आपको एसी दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पे आके अगर मैं अपने इलाहाबाद जाके बोलूँ कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मुझे भी नहीं देंगे बजट। उनको क्या है कि इसीलिए वो बॉम्बे जाएंगे, सब करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नहीं, आपको तो दे देंगे, क्योंकि अब आपका एक नाम हो गया है बॉम्बे में, तो आप आके बॉम्बे से इलाहाबाद में जाएंगे तो आपको दे देंगे। हो सकता है, पर मैं बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट की बात है। मतलब जैसे मुझे लगता है आप भी बनाते ही होंगे यहाँ पे लोकल, लेकिन यहाँ के लोकल क्लाइंट वो वैल्यू नहीं समझेंगे। जबकि आप उतना ही क्वालिटी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं समझेंगे। उन्हें तो लगेगा कि कोई बॉम्बे से आएगा, कोई जरूरी थोड़ी है। और बहुत से कारण हो सकते हैं कि मैं आज बॉम्बे में हूँ, मान लीजिए मैं 1-2 साल बाद आपको पता चले राहुल छोड़ के जो है वो शिफ्ट हो गए इलाहाबाद, तो उससे तो मेरा टैलेंट तो वहीं पर है ना। लेकिन अब वो उनको वेरीफाई करना है, क्योंकि ये छोड़ दिया, कोई गड़बड़ होगी। आप अपनी चॉइस से ऐसे भी काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप विज्ञापन में यदि हम देखें, विज्ञापन फिल्मों की बात करें, तो अपने किस विज्ञापन को आप सबसे बढ़िया मानते हैं डायरेक्शन में? नहीं, कई हैं। एक तो बहुत मुझे जो ह्यूमर स्पेस में था वो बड़ा मजेदार था। एक लक्ष्मण रेखा था, उसमें कॉकरोच का देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और एक था वो घड़ी डिटर्जेंट के लिए था, घड़ी वाला देखा है, उसका ईद का था। तो और ऐसे एक और था उसका, अखिलेंद्र मिश्रा जी किया था, नमस्ते इंडिया घी का। तो वो कुछ बहुत मजेदार वो थे जो थे। और वैसे भी होते रहते हैं, तो कभी ऐसा लगता है यहाँ तक पहुंचे तो ये अच्छा है, फिर और भी जो है अच्छे लगने लगते हैं। तो वो अखिलेंद्र मिश्रा जी वाला, और जो मैं आपको बताया घड़ी का, ईद वाला, और एक ये लक्ष्मण रेखा वाला, तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने कीड़ा किया था। लक्ष्मण रेखा वाले में बहुत फनी स्टांस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरे की यदि अपन बात करें, किसी दूसरे विज्ञापन फिल्मों की जो आपने नहीं ना डायरेक्ट किए, ना लिखे, ना एडिटिंग किया, अपन इन जनरल बात करें तो उसमें अपन किसको अच्छा मानते हैं? नहीं, एक जिसका फिल्में बहुत अलग सी होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट वो है अयप्पा करके एक डायरेक्टर है, ठीक है। तो उनकी फिल्में देखने में वो ह्यूमर मोस्टली करते हैं और बड़ा मजा आता है। मतलब कुछ फिल्म लगता है यार हमको मिल गई होती तो हम कर लेते। तो अयप्पा का काम देख के लगता है कि ये अगर मिलता है तो मजा आता है। लेकिन उन्होंने अपना एक सिग्नेचर बनाया हुआ है, उनकी एक आइडेंटिटी अलग से है। अच्छा, जब उनकी फिल्में देखेंगे तो अभी एक शायद देखा होगा, एक जीरा का ड्रिंक का कुछ है, सब लोग अपना हेलमेट काट रहे हैं, सब काट रहे हैं जीरा बॉटल फंसाने के लिए, उनका है। तो वैसे उनकी बहुत सी फिल्में जो है, बहुत सी है उनके पास, कि देख के लगता है यार ये मजा आता करने में। हम पुई की तरफ लौटते हैं जी। पुई ऐसा लगता है कि आपके व्यक्तिगत अनुभवों और अपने आसपास की जो जिंदगी आपने देखी या जी है उस पर आधारित है। पुई को लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया, मतलब उसको संपादित करने का? पुई तो एक कहानी संग्रह है, उसमें से एक कहानी पुई है। तो क्या हुआ था कि मतलब मैं पूरी कहानी संग्रह की बात कर रहा हूँ, उसमें अलग अलग जो कहानियां हैं। तो उसमें क्या था कि एक उसका भी किस्सा है कि मैंने 2008 में कहानी लिखी, और मुझे बाद में पता चला रविंद्र कालिया जी बहुत बड़े लेखक अब नहीं रहे, तो उन्होंने वो कहानी जब उनके पास पहुंची, नया ज्ञानोदय के वो संपादक थे, तो उन्होंने उस कहानी को एक भी बिना नाम में चेंज किया ना कुछ किया, एज इट इज छाप दिया। उस कहानी का नाम था चाची चौधरी। और उसके बाद वो कहानी जो है, फिर होने के बाद मैं अपने उसमें बिजी हो गया, क्योंकि फिल्मों में काम, फैमिली, बच्चा, सब कुछ लगे। फिर मुझे पता चला कि एक दिन किसी का फोन आया कि वो तुमको कोई ढूंढ रहा है, एक संपादक है कुणाल सिंह। हमने कहा क्या हुआ, कि कोई कहानी हो तो भेजो। तो मुझे तो वो भी नहीं था कि अरे क्या कहानी, एक पढ़ी है भेज देता हूँ। एक भेजी, काफ़ी बात हुई उस पर, तो उन्होंने कहा और भेजो, भेजी। तब तक मुझे जो है, मेरा दोस्त है मनोज पांडे, राजकमल में काम करते हैं, बोले तुम्हें बुक करनी है।
तो मैंने कहा यार मैं लेखक हूँ कहाँ, बोले नहीं नहीं लिखो लिखो हो जाएगा। तो एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूंगा या ऑथर बनूंगा, ये करवाया है किसी ने, मतलब ये साजिश करवाई है लोगों ने और बना दिया है, मैं सोचा नहीं था। खूबसूरत साजिश कह सकते हैं। हाँ, ईमानदारी से मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे फिल्म का रोज सोचता हूँ कि बनानी है, कैसे बनेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन कहानी और ऑथर बनने का कभी नहीं सोचा था। पूरी जो कहानी है उसके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आप पूरी पढ़ेंगे, जिस तरीके का विघटन हो रहा है ना, और वो अब नहीं झेला जा रहा है, मतलब कुछ भी कर लें हम, हिंदू मुस्लिम का राग पीट पीट के जो लास्ट में आता है बहुत ही सटल वे में आता है जब आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कहानी हिंदू मुस्लिम दंगे या रिश्ते के बारे में, एक बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समय आ गया कि हम सोचें, क्योंकि अभी कल एक वीडियो देख रहा था, एक छोटा बच्चा गुब्बारा बेच रहा था, कोई उसके सारे गुब्बारे फोड़ डाला, वो हिंदू मुस्लिम की जो घृणा में। मतलब हमने कहता हूँ कि एक हो सकता है कि आप एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एक छोटे बच्चे का वो कंधे पे डंडा रख के बेच रहा है, सारे उसके फोड़ दिए इस चिढ़ में कि वो मुसलमान है, या किसी मुसलमान ने हिंदू को जो कर दिया जिहाद का नाम देके। दोनों तरफ से अजीब से पागलपंती चल रही है। तो वो मुझे देख के बड़ा अजीब सी उलझन होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी क्या सेफली रह पाएगी जब इतनी घृणा बढ़ जाएगी आपस में। तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबका साथ में जीना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और रिविजिट करना चाहिए। राजनीतिक एंगल तो बहुत लग जाएंगे हर चीज में, लेकिन इस तरह से हम एक दूसरे से चिढ़ के पड़ोसी से रोज नहीं रह सकते हैं। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि अब पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ, वो नहीं हो सकता है, जो चीज़ नहीं है। और हम माइग्रेशन से ही तो पूरा वर्ड बना है। मतलब मैं इलाहाबाद का हूँ, आज बॉम्बे में घर खरीद के रहता हूँ। अब मुझसे कोई आके बोले तुम अपने शहर चले जाओ, अरे मेरी रोटी लिखी है वहां पर, वहाँ रोटी कमा रहा हूँ। और ऐसे पूरे इतिहास में देखा जाए तो माइग्रेशन से बना है। जहाँ तक मुझे पता है आप लोग भी रावलपिंडी से आए थे। हाँ, तो जब भी बंटवारे के दौरान आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, लेकिन आज आपकी रोटी तो यहाँ पर है ना। आप कोई बोले जाओ वापस चले जाओ, कैसे होगा? अच्छा, हमने सुना है आपको खाना पकाने का भी शौक है जी। जब रसोई में होते हैं तो केवल खाना पकता है या फिर कुछ कहानियां भी पकती हैं साथ में? नहीं, रसोई में हम बताते हैं, जब मेरा स्ट्रेस बस्टर है रसोई पे जाना। मुझे खाना बनाने में बहुत मजा आता है। जब जिंदगी बहुत इधर उधर पगला जाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं चुपचाप खाना बनाने में जो कंसंट्रेशन लगता है। हम लोग FTI के पहले साल में घुसे थे, तो जतिन दास आए थे, मैं सुना होगा, पेंटर हैं जतिन दास। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों में से खाना कौन बना लेता है? तो आप सोचिए, फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके कोई खाने की बात पूछ रहा है, तो बड़ा डर के मारे ऐसे ऐसे हाथ उठाया कुछ 6-8 लोगों ने, बोले तुम सब फिल्म बना लोगे। अच्छा, जो खाना नहीं बना सकता है वो नहीं, ये जो बना सकता है। अच्छा। देखो टाइमिंग की बात है। खाना बनाने में टाइमिंग ही तो है, मतलब कब कोई सी चीज कितना, ये बूस्टअप था उनका, मतलब बूस्टर डोज था। तो स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में इंडक्शन जब हो रहा था तब तो खाना बनाने लिए मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। बहुत मन से बनाता हूँ, कोई चीज बनाता हूँ और बहुत अच्छी बनती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि उस समय कुछ और नहीं सोचता, सिर्फ खाना। इसके अलावा क्या शौक हैं आपके? मतलब फिल्मों की बात करें, फिल्मों के अलावा और खाने के अलावा भी कोई शौक है? मुझे, हाँ, मैंने अब तक मेरे ख्याल से 6-8 देश हो चुके होंगे। मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब इटली, लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, क्या कहते हैं, थाईलैंड, तो मतलब बहुत से देश जो है इसके अलावा भी घूम चुका हूँ। तो मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है वो। और खेलने, मुझे TT खेलना बहुत पसंद है। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो छोटे शहरों से निकलकर मुंबई जैसी जगह पे जाके अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं? ये जो मकाम हासिल करना चाहते हैं ये सब्जेक्टिव है। अगर हर आदमी मन्नत खरीदना चाहता है और बैंड स्टैंड पे शाहरुख जैसा घर बनाना चाहता है, तो वो फिर वो मकाम जो ही गलत है। मेरे लिए तो ये है कि मैं अपने मनपसंद काम में पहली पीढ़ी निकल कर, जहाँ पापा ITI में काम करते थे, वहां से निकल के उस बैकग्राउंड से वहां तक पहुंच गया। शायद ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हो सकता है अगली पीढ़ी या उसके ऊपर कई और गुना ले जाएगी। तो वो अगर आप अपने आप को समझ के वो रखते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको मन का काम करने को मिल रहा है और उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, जो कि नहीं होता है। मेरे कितने दोस्त हैं जो कि कॉर्पोरेट में हैं, करके बोलते हैं तुम्हारी लाइफ तो अच्छी है, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी कहीं पॉडकास्ट में बैठे हो, कभी तुम किताब तुम्हारी आ रही है, हम लोग तो वही रोज कंपनी में जाके कॉर्पोरेट में नौकरी बजा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अच्छा है उनका बुरा है, लेकिन उनको भी लगता है ना यार कुछ नया नया होता रहता है। चॉइस का काम है जो अपना, और तो चॉइस का काम जो है, क्योंकि शुरू में जब हम लोग 22-23 साल के होते हैं, उस समय घर वालों को इस तरह का दबाव होता है, लगता है गुरु बस एक नौकरी मिल जाए। वो सब लोग इस तरह से सबके साथ समा बांध देते हैं ना घर वाले। क्या कर रहे हो बेटा, क्या सोचा है आगे, रोज इतने सवाल होते हैं, सबको लगता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं आपको लगता है कि ये मन का काम था भी कि नहीं। विकास दिव्य कीर्ति भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, आप बात करके देख लीजिए, 80% लोगों को मन का काम नहीं कर रहे हैं।
तो उतना ही मुझे लगता है संतोष है कि मन आप उन 20% लोगों में से हैं जिनको मन का काम बिल्कुल मिल मन रहा का है। काम कर रहे हैं और किया, और अच्छा काम भी आया, डिलीवर भी कर पाए। और ऐसा नहीं कि सेम एनर्जी से कोई और करेगा उसको भी उतना ही मिल जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बस एक बात का सुख रहेगा कि हमने जो सोचा था वो कर लिया। वरना अगर आप एजेड हो गए एक लेवल, फिर हमने सोचा यार वो कर लेते तो वापस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि समय में रिवाइंड नहीं कर सकते। शॉर्ट फिल्म्स जो होती हैं उनका बजटिंग अपन कैसे करते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं रहता है और ये दबाव भी रहता है कि फिल्म अच्छी बने, कास्टिंग अच्छी हो, प्रोड्यूसर भी अच्छा हो, तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है? मैं कई पॉइंट से बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो जो भी एक्टर्स होते हैं उन सबको हमेशा वो नहीं मिलता जो रोल वो चाहते हैं करना, हमेशा नहीं होता। कभी कभी उनको स्क्रिप्ट अच्छी लग जाती है, जैसे कुमुद जी को अच्छी लग गई तो कुमुद जी लोग करते हैं इसको। और कुमुद जी इतने जनरेशन ने 1 रुपए नहीं लिया, 1 रुपए नहीं लिया। तो जो इसी तरह मेरे कैमरामैन ने भी, तो मैं वो जो बजट तो था कि मेरे ढूंढ रहा था मैं, कोई मिल नहीं रहा था, मेरे पास कुछ पैसे मैंने बचाए थे, तो मैंने उससे जो है कहा कि फिल्म शुरू करते हैं, बनाते हैं। बनाते बनाते जैसे बनी आया तब तक एक आ गए प्रोड्यूसर, उन्होंने उसके फिर उसको उसके राइट्स लेके और उन्होंने कहा आप आगे बढ़ो, ये पैसे हम आपको दे रहे हैं। लेकिन वो पहले आपको खासकर शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में बहुत मुश्किल होगा कि आपको कोई आके सामने से प्लेटर पे फंड रख दे। कहीं ना कहीं आपको बनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ लगा के। और जब सुनाया तो कुमुद जी, लुबना जी, सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल सिर्फ उन्होंने 1 रुपए नहीं लिया। क्यों? अच्छा लगा यार। उन्होंने बोला कि कुछ बड़ा करेंगे तो पैसा लेंगे तुमसे, मतलब ये उनकी वो है, उनकी सहृदयता है कि उन्होंने इस तरीके से बोला और 1 रुपए नहीं लिया उससे जो है। और आप जब भी जाएंगे इस तरह की फिल्में लेकर, फीचर फिल्में भी, ये वो रेट नहीं चार्ज करते जो मार्केट में सुनते हैं। अगर उनको सही लग गया और उनकी आपकी इंटेंशन ऑनेस्ट लग गई तो इजीली सारे लोग जो हैं आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात, चलिए इस बात से एक बात और समझ में आई मुझे, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अपन जब कमर्शियली बाजार में जब अपन उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने मन की नहीं भी कर पाते हैं। जैसे आपने पहले भी बताया कि हमारी ब्रांड की रिक्वायरमेंट है जिसका एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, तो कभी कभी क्या ऐसा भी आप लोग करते होंगे ना कि जो हमको दिल को हमारे सुकून दे, हम कुछ अच्छी चीज़ बनाएं, उसमें पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, सिर्फ सुकून के हिसाब से बनाएं, कमर्शियली उसको ना बनाएं, तो ऐसा भी विचार आता होगा आप लोगों के मन में? पर उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पेंटिंग नहीं है, ये म्यूजिक नहीं कि आप बैठ के एक कोने में एक ब्रश लेके, ये लेबर और कैपिटल इंटेंसिव वो है। इसमें कैमरा आपको लगेगा, लाइट्स लगेंगी, साउंड इक्विपमेंट लगेगा, क्रू का खाना लगेगा। पेंटिंग आप अकेले बना के आर्ट बना सकते हैं, आप अगले कमरे में बैठ के तानपुर लेके एक नया कुछ भी गीत के धुन बना सकते हैं जो आपको सुकून देगा। यहाँ पे आपके सुकून पे नहीं है, इन सब की साथ चाहिए। उसके बिना बनाओगे कैसे? फिर आपको एडिटिंग मशीन चाहिए, एडिटिंग टेबल चाहिए, फिर आपको एसी चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ हर चीज में लेबर और कैपिटल इंटेंसिव चीज है। तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि फिल्म अपने मन की बनाई और बना के खुद बनाने देगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि फिल्म बने और लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए हमेशा से ऐसे कोलैबोरेशन चाहिए होते हैं कि कोई प्रोड्यूसर आके इसको सही मार्केट कर पाए, इसको उस लेवल पे ले जा सके। तो पर्सनली बनाने का मैं बता रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा होगा सोचता हो कि अपने मन की बनाए और बैठ जाए किनारे। वो संगीत में कर सकता है, पेंटिंग में बना के रख सकता है, फिल्म में नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी बात करते हैं कि जैसे जो नए बच्चे भी जाते हैं आपके लाइन में, पुराने की भी बात कर लें तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे म्यूजिक एल्बम में किसी ने यदि काम किया, यदि किसी को बड़ा अच्छा म्यूजिक एल्बम बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि जिसने म्यूजिक एल्बम में काम किया हो वही डायरेक्टर भी आए और वैसा ही सिनेमेटोग्राफर आए, डीओपी आए, वैसा ही एडिटर उसको मिले। ऐसे ही फीचर फिल्म में जो काम कर रहा है उसको एड फिल्म्स के लिए परीक्षा देनी होती होगी, या जो एड फिल्म में काम करता है उसको फीचर फिल्मों के लिए एक परीक्षा देनी हो। इसको कैसे मैनेज किया जाता है? क्या ये सही है? आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? इसमें सही गलत की बात नहीं है। अब मुझे मान लीजिए एक ऐड शूट करना है और ऐड में मेरे ऊपर सर पे 60 लाख 1 करोड़ रुपए हैं, तो मैं उस कैमरामैन को पहले ढूंढूंगा जिसने एड्स किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऐड में प्रेशर होता है टाइम का और क्वालिटी देनी होती है। हो सकता है फीचर फिल्म कोई बहुत बढ़िया किया हो और उसने 10-20 की हो, और हो सकता है कि आप उसको चूज करें कि जिसने इस तरह के ऐड डिलीवर किए हैं। मतलब ये रिस्क की बात है। रिस्क की बात है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास आप इस लेवल पे आ गए, और अक्सर होता है कोई किसी बड़े आदमी ने मौका दिया किसी को, तो होता क्या है कि उसने कहा हम रिस्क ले लेंगे क्योंकि वो अपना इतना स्टैब्लिश हो चुका है। हो सकता है मैं वो रिस्क ना ले पाऊँ, कोई और हो सकता है वो रिस्क ले ले क्योंकि स्टैब्लिश हो चुका है, उसने बोला कर ही लेंगे, निकाल ही ले जाएंगे। जहाँ तक ये बात है कि कोई म्यूजिक वीडियो कर रहा है, हाँ होता है कि म्यूजिक वीडियो जो कर रहे हैं, अच्छा उनको क्या होता है म्यूजिक वीडियो अच्छा निकला तो उनको बैक टू बैक म्यूजिक वीडियो के प्रोजेक्ट आने लगते हैं।
तो बॉम्बे में क्या होता है भाई, सर्वाइवल करना है। वो आपका, जब आप इस लेवल पे आ जाए और आप बोले नहीं मैं म्यूजिक वीडियो नहीं करूंगा, तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू या पैसे को रोक रहे हैं, और आप ये रिस्क ले रहे हैं कि जब तक मैं इस तरह का काम नहीं मिलेगा नहीं करूंगा। तो मोस्टली जो होता है कि लोग वो काम करते जाते हैं और पैरेलली कोशिश करते रहते हैं, कैसे भाई मेरा काम अच्छा है, मैं इस काम में एडवर्टाइजिंग वाला फील ला के देता हूँ, और जब कभी एडवर्टाइजिंग वाला किसी से मिलूंगा तो बोलूंगा कि मैं बहुत कम पैसे में भी कर सकता हूँ, जस्ट टू गेट अ फुट इन। जिससे कि आपने जैसे ही एक डिलीवर किया तो उसने बोला यार ये भी कर लेता, अब वो रील लेके आके 10 जगह जाएगा और फिर वो अपना जो है वापस उस रेट पे आ जाएगा जहाँ पे उसको जो उसका डिजर्व करता है। लेकिन क्या है कि अगर आप जिस उसमें नहीं है, जैसे मुझसे अगर फीचर फिल्म की बात होगी तो भाई ऑब्वियसली ह्यूजली नेगोशिएट किया जाएगा कि मेरे पास मेरे प्रोफाइल में एक डायरेक्शन की फीचर फिल्म नहीं है, एडिटिंग की है बट डायरेक्ट करने की नहीं है। तो अब मैं थोड़ी बोलूंगा कि मुझे इतने करोड़ चाहिए वरना मैं नहीं करूंगा, मैं तो करने के लिए परेशान हूँ ना, मैं करूंगा एक फिल्म, एक पोर्टफोलियो में जोड़ने के हिसाब से भी करूंगा। मतलब अभी किताब जब छपी तो उन्होंने बोला ये होता है, ये रॉयल्टी होती है, मैं कुछ बहस थोड़ी कर रहा था, ऑब्वियस है। अब जब वो छप गई, अब जब दूसरी किताब आएगी हो सकता है कोई दूसरा पब्लिशर भी आएगा बोलेगा, तब मैं कुछ, और मान लीजिए किताब बहुत अच्छी चल गई तो हो सकता है एडवांस मांगूंगा। ये तो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट की पिछली उसकी कैसी गई, मतलब। और बड़ी बात है कि मार्केट में कितनी बिकी, मतलब कितनी भी अच्छी किताब लिख देना ही नहीं है, वो बिकी कितनी, अब बिकने में आपके बियॉन्ड है वो, क्योंकि बहुत सी सतही और घटिया किताबें आप देखेंगे वो ऑथर जो है दिन भर रील बना रहा है बैठ के, वो सुबह उसका काम ही यही है रील बनाने का, तो वो मेरा टेम्परामेंट नहीं हो सकता है, तो मैंने किताब लिख के छोड़ दी, देखा जाएगा, हो सकता है रील बनाऊं तो ज्यादा बिके, पर वो पर्सनल चॉइसेस। ठीक है राहुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप बहुत कम समय में आपने आपकी व्यस्तता के बावजूद हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, सिनेमा की दुनिया में कुछ लोग कैमरे के सामने चमकते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर पूरी कहानी को सांस देते हैं। राहुल श्रीवास्तव जी उन्हीं लोगों में से हैं। राहुल श्रीवास्तव जी इलाहाबाद में पले बढ़े और एक निम्न मध्यम वर्गीय छात्र जीवन से उन्होंने अपनी शुरुआत करी और भारतीय सिनेमा के गंभीर और विचारशील शिल्पकार बनने तक वो पहुंचे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों को ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते रहें लगातार, जिन्होंने अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ अलग किया हो और अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हों। हमको ऐसा विश्वास है कि आपको राहुल जी से हमारी बातें पसंद आई होंगी और आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला होगा। जुड़े रहें शब्द सांची से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।